हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2021 के लिए इस वीडियो में हम लोग रागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। यह इस साल का पहला मॉक टेस्ट है जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप मॉक टेस्ट को लास्ट तक जरूर सॉल्व करें और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आप इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आप वहां से इसे ज्वाइन कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस फीचर ज्वाइन करने पर आपको 10% की यहाँ पर छूट मिल रही है जो कुछ ही दिनों के लिए लिमिटेड बची हुई है। तो यह छूट खत्म होने से पहले आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर लें। अगर आप प्लस फीचर्स ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपकी पढ़ाई करवाई जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है और सारे स्ट्रीम मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक नया बैच लॉन्च किया गया है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए। इस बैच का नाम है राफेल, जो 11 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाला है। सेकेंड बैच है त्रिशूल, जो एनडीए 2021 एग्जाम के लिए लॉन्च किया गया है। यह बैच 15 फरवरी 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक चलेगा। एक और बैच है नभ, यह बैच एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए है जो 18 फरवरी से 1 अप्रैल तक चलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच में इनरोल होना चाहते हो तो इसमें ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करते हैं इस पेज पर आ जाओगे। अब आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया चार्ट ओपन होगा जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग प्लान्स बताए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और रेफरल कोड में अगर आप एग्जाम गुरु 10 डालते हो तो सभी कोर्सेज पर आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी। अब चलिए दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे साथ अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि कितने टोटल क्वेश्चंस आज आपने सही किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा मैथ्स का। √23 माइनस √19 डिवाइडेड बाई √23 प्लस √19 का मान क्या होगा। इसका सरलीकृत मान आपको बताना है, यानी कि सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। √23 माइनस √19 है ना, और डिवाइडेड में क्या है, नीचे में है √23 प्लस √19। इसी को आपको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि ऊपर में चला जाएगा यहाँ पर क्या, √23 माइनस √19 और नीचे में भी यहाँ पर आ जाएगा √23 माइनस √19। ठीक है, यहाँ तक सभी को बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अगर आप ऊपर वाले टर्म को ध्यान से देखोगे तो क्या यह दिखा रहा है, a माइनस वी इंटू ए माइनस वी। ऊपर में यही टर्म शो हो रहा है ना, क्योंकि √23 माइनस √19 दोनों जगह पर है। और नीचे में क्या दिखा रहा है, नीचे में दिखा रहा है a प्लस वी इंटू ए माइनस वी। तो देखो, अब आगे हमें क्या करना होगा, a माइनस वी इंटू ए माइनस वी है, दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं a माइनस वी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √23 माइनस √19 का होल स्क्वायर हम इसे बोल सकते हैं। और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में a प्लस वी इंटू ए माइनस वी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि दोस्तों नीचे आ जाएगा √23 का स्क्वायर और माइनस में हम लिख देंगे √19 का स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसके बाद देखो, a माइनस वी का होल स्क्वायर आपको निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला आप सभी को मालूम है ए स्क्वायर, यानी कि √23 का स्क्वायर क्या होगा, 23 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि √19 का स्क्वायर 19 और माइनस 2ab, दैट मीन्स माइनस में क्या हो जाएगा, √23 इंटू 19। और नीचे में क्या होगा दोस्तों, नीचे में होगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि 23 माइनस 19। √23 का स्क्वायर 23 और √19 का स्क्वायर 19। अब आगे देखो, 23 और 19 है, दोनों को ऐड करोगे तो यह ऐड करके होगा 42 माइनस 2 √23 इंटू 19 और डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पर हो जाएगा, 23 में से 19 घटेगा तो 4। अब देखो यहाँ पर इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 21 बचेगा ना।
21 बचेगा और इधर क्या बचेगा, रूट 23 गुना रूट 19, क्योंकि 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो ये तो 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 21 आ गया। रूट 23 में रूट अगर 19 से आप गुना करोगे तो यह आपका आएगा रूट अंडर 437 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो अब आगे क्या होगा, देखो 2 से यह कटेगा 2 बार में ना, यानी कि ऊपर में होगा 21 माइनस रूट 437 और नीचे में आपका 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो वीडियो को रोकिए और पूरे स्टेप को एक और फिर से केयरफुली ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल ही आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट 7 अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 441 प्लस अंडर रूट 100 का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले एक बड़ा वाला अंडर रूट यहाँ पर है, इसके अंदर 7 है। अब इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके अंदर रूट 121 है प्लस रूट अंडर 441 है और प्लस रूट अंडर 100 है। इसी को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहर में अंडर रूट 7 है इसे छोड़ देंगे। अब रूट 121 का वैल्यू क्या होता है, 121 किसका स्क्वायर है, यह स्क्वायर है 11 का। इसके बाद अगर हम 441 को देखें तो 441 किसका स्क्वायर है, यह स्क्वायर है 21 का और 100 स्क्वायर है 10 का। यानी कि यहाँ पर अंडर रूट में क्या हो गया, टोटल ऐड करने के बाद यह हो जाएगा 49, 7 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 10 और अंडर रूट 49 का वैल्यू क्या होता है 7। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 200 तथा 300 घंटे में भर सकती हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन में भर जाएगी। यहाँ पर 2 पाइप हैं, एक पाइप है पी और दूसरा पाइप है क्यू। पी जो पाइप है वो किसी टंकी को 200 घंटे में भरता है और क्यू इसी टंकी को 300 घंटे में भरता है। अगर दोनों पाइप को हम एक साथ खोल देते हैं तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले जो यहाँ पर दोनों वैल्यूज दिए गए हैं ना, इसका एलसीएम निकाल लो। तो 200 और 300 का एलसीएम हो जाएगा 600। अब देखो मान लो है जो 600 निकल कर आया है ना, यह टोटल टैंक की कैपेसिटी है, यानी कि 600 लीटर पानी उस टैंक में आता है। तो अगर पी किसी 600 लीटर वाले टैंक को 200 घंटे में भरता है, यानी कि 1 घंटे में वो 3 लीटर पानी भर रहा है, तभी ना 200 घंटे में 600 लीटर पानी भरा जाएगा। और अगर क्यू उसी टंकी को 300 घंटे में भर रहा है, यानी कि वो 1 घंटे में 2 लीटर पानी को फिल करता है। और प्रश्न में क्या कहा गया है कि पी और क्यू को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि 3 + 2। एक साथ खोलने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में टोटल 5 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, 3 लीटर पी से और 2 लीटर क्यू से। टंकी हमें कितने लीटर का भरना है, 600 लीटर का भरना है। टोटल 1 घंटे में 5 लीटर पानी जा रहा है, तो यहाँ पर कितना घंटा लगेगा भरने में, केवल डिवाइड कर दो, यानी कि 120 घंटे। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एक आयत यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 11:3 है। यदि आयत का परिमाप 420 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। मानकर चलो कि आयत की जो चौड़ाई और लंबाई है वो x है, यानी कि पहला हो गया 11x और दूसरा हो गया 3x। उसकी लंबाई है 11x और चौड़ाई हो गई 3x। अब क्या दिया गया है, इसका पेरीमीटर हमें दे दिया गया है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप सभी को मालूम है क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 हमारा यहाँ पर है और लेंथ क्या है, लेंथ है 11x और विड्थ है हमारा 3x। दैट मीन्स 2 × 14x, तो यहाँ से हो जाएगा 28x। और 28x का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हमें दे दिया गया है, इस बात को मत भूलिएगा। देखो इसका जो परिमाप है वो 420 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 × l + v का वैल्यू हमें 420 दिया गया है। तो 28x का वैल्यू भी 420 होगा ना, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 420/28। यह 7 से 60 बार में कटेगा और यह 7 से 4 बार में, और 4 से 7 कटेगा 15 बार में। यानी कि दोस्तों जो x है हमारा उसका वैल्यू हमने 15 निकाल लिया है। अब प्रश्न में देखो हमसे पूछा क्या गया है, इसकी चौड़ाई क्या है। तो चौड़ाई 3x है ना, यानी कि 3 × x का वैल्यू 15 रख दो, तो यह हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक व्यापारी है जो उसके अंकित मूल्य हैं उस पर 12% की छूट प्रदान कर देता है और 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो अपनी वस्तु जो है उसके मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि 12% छूट देने के बाद भी उसे 32% का लाभ हो। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मान लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य x है और जो मार्क्ड प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य वो हमारा y है। तो अब देखो सबसे पहले लाभ कितने का हो रहा है, 32% का ना। और लाभ किस पर होता है, लाभ जब भी होता है तो हमेशा से कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि x का 132%। 32% लाभ करने का मतलब है 100 + 32। ये सारी चीज़ें मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक में समझाया है तो बार बार यहाँ पर रिपीट करने की इसे ज़रूरत नहीं है। 132% पूछने का मतलब क्या हुआ, 100 + 32। और यह किसके इक्वल है, तो इसका जो अंकित मूल्य है यानी कि बाई है इसमें 12% की छूट दी रही है। तो मान लो पहले अंकित मूल्य 100 था तो छूट देने के बाद क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना। 12% की छूट देंगे तो यह हो जाएगा y × 88/100। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया यानी कि 132 x = 88y है। तो यहाँ से x और y का रेशियो हम क्या निकाल लेंगे, x और y का रेशियो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 88/132, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस है 88 रुपीज़ और मार्क्ड प्राइस है हमारा 132 रुपया। तो अब आपको परसेंटेज निकालना है यानी कि 88 रुपये में से हम कितना परसेंटेज और इंक्रीज किए कि हमें 132 मिला है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, 132 और 88 दोनों को माइनस करेंगे तो इसे माइनस करने पर 44 मिलेगा। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। तो 44 से 88 2 बार में और 2 टाइम्स कटेगा 50 बार में 100, यानी कि दोस्तों इसका जो मूल्य है वो 50% अधिक अंकित करके लिखा गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक सारी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 है। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 3200 है तो संख्याएं क्या है यह बताइए। मानकर चलो पहली संख्या हमारी 3x है, दूसरी संख्या 4x है और तीसरी संख्या 5x है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उनके वर्गों का योग यानी कि इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर का हमें सम निकालना है और यह जो सम है वो कितने की इक्वल है, यह सम आ रहा है 3200 के बराबर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x², 4 का स्क्वायर होगा 16x² और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x²। इक्वल टू क्या है, 3200 है। अब जोड़ दो 9, 16 और 25, तीनों को जब आप ऐड करोगे तो यह क्या होगा, यह हो जाएगा आपका 50। 9 + 16 25 और 25 + 25 50x² इक्वल टू 3200। तो यहाँ से x² का वैल्यू क्या होगा, 3200/50। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हुआ और यह यहाँ से कटेगा 64 बार में। तो अगर x² का वैल्यू 64 है 10 मिनट, x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया कि तीनों संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या क्या होगी, x का वैल्यू 8 है ना, यानी कि पहली संख्या हमारी 24 हो जाएगी 3 × 8, दूसरी संख्या 8 × 4 32 और तीसरी संख्या 8 × 5 40। सो इस ऑप्शन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या है, यदि स्थिर जल में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने समय का लगेगा। देखिए स्पीड ऑफ बोट यानी कि SV का वैल्यू क्या है, 40 किलोमीटर बराबर है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो धारा है इसकी स्पीड 5 किलोमीटर है। तो अगर आपसे धारा के साथ में चलने के लिए बोला जाता है तब इस कंडीशन में क्या होता है, जो नाव की चाल है और धारा की चाल है दोनों को ऐड कर देते हैं यानी कि 45 किलोमीटर। लेकिन वही आपसे पूछा जाए कि इसके धारा के विपरीत चाल क्या होगा, तो क्या करना होगा हमें कि जो नाव की चाल है
इसमें से धारा की चाल को घटा दी जाती है, तब ऐसे कंडीशन में 35 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है धारा के अनुकूल, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 40 + 5 45 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना तय करना है, 180 किलोमीटर का। तो 180 को हम क्या करेंगे, 45 से डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड करने पर यह कटेगा 4 बार में, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू m है और sec थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू n है, तो m/n का वैल्यू क्या होगा। देखो m/n कहने का मतलब क्या है, m/n कहने का मतलब है कि जो m का वैल्यू है, यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे n से, दैट मीन्स sec थीटा प्लस कोसेक थीटा से हम इसे डिवाइड कर देंगे। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ना। अब देखो ऊपर में जो cos थीटा प्लस साइन थीटा है उसे हम वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर जो cos थीटा और साइन थीटा लिखा गया है इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, और सेक थीटा और कोसेक थीटा को हम cos और साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम 1/cos cos थीटा लिख सकते हैं। 1/cos cos थीटा का वैल्यू भी सेक थीटा ही होता है। और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक सभी को बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। और ऊपर में क्या होगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यानी कि साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, और प्लस इधर हो जाएगा इसी तरह से cos थीटा साइन थीटा कैंसिल होके। और इसके ऊपर में क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। इस चीज़ को आप लोग मत भूलिएगा। ये जो वैल्यू हमने निकाला है वो कहाँ से निकला है, इसको सॉल्व करके। तो अब देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा इतना है ना, और इसके नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा है, ठीक है यहाँ तक। अब जो नीचे में cos थीटा इंटू साइन थीटा है, यह क्या होगा, यह इसके ऊपर चला जाएगा ना। cos थीटा इंटू साइन थीटा जो है हमारा यहाँ पर, यह इसके ऊपर चला जाएगा क्योंकि यह नीचे डिवाइड में है। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गया एक से, तो हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब अगले दिन मैं मॉक टेस्ट करवाऊँगा तो उसमें उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो 29 क्वेश्चन है, यदि C के पुत्र F और Z है तथा Z का सबसे बड़ा है, तो जिसका विवाह V से हुआ है, V का F से क्या संबंध है। क्वेश्चन को देखिए, C के पुत्र हैं F और Z। F और Z वो क्या हैं, C के पुत्र हैं। दैट मीन्स कि F और Z क्या हो गए, आपस में भाई हुए ना। C के ही पुत्र हैं F और C के ही पुत्र हैं Z, दैट मीन्स F और Z आपस में भाई हुए, जिसमें से जो Z है वो सबसे बड़ा है और Z का विवाह होता है V से, यानी कि V जो है वो क्या है, Z की वाइफ है। तो अब हमसे पूछा गया है कि F और V के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो देखो Z का भाई है F और F की भाभी लगी V ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। V जो है वो Z की वाइफ है और Z का जो भाई है वो F है, तो इन दोनों के बीच में भाभी और देवर का संबंध हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि कॉक को इस प्रकार से लिखा जाता है तो हेंस को हम कैसे लिखेंगे। इस तरह के कोडिंग वाले क्वेश्चंस मैंने आपको एक दिन करवाया भी था। देखो कॉक को कैसे लिखा जाता है, D4 P6 D4 और L2। इस चीज़ को ध्यान से समझो। अगर हम C में +1 कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, C में +1 करने पर हमें D मिलेगा, और D का अल्फ़ाबेटिकल का वैल्यू क्या होता है, D का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होता है 4। इसी तरह से हम अगर O में +1 कर देते हैं तो इसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है, इसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू हो जाता है यहाँ पर P, और P का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, O का जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू यहाँ पर दिया गया है दैट मीन्स कि 16, और इसमें से हम 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर 16 - 10 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
इसी तरह वापस में अगर हम सी में 1 ऐड कर देते हैं तो डी मिलेगा और डी का अल्फ़ाबेट वैल्यू 4 है। के में 1 ऐड करने पर हमें एल मिलेगा और फिर से यहाँ पर वापस हम 12 में से इसके वैल्यू को 10 को घटा देंगे तो हमें डी मिलता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले और लास्ट थर्ड वाले टर्म में एक ऐड करके जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आ रहा है उसे लिख दिया जा रहा है और बाकी दो में उसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को माइनस किया जा रहा है। तो हमें कोड करना है हेंस को, हेंस की कोडिंग हमें करनी है ना। तो सबसे पहले एच में 1 हम ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा आई और आई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 9 है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ई है तो ई में +1 ऐड करने पर यह होगा एफ और ई में एफ को अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू माइनस करेंगे तो यह 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, देखो एन है, एन में +1 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ओ मिलेगा और इसमें अगर हम 15 - 10 कर देते हैं तो यह हो जाएगा 5, इसका जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है वो। इसके बाद सी में अगर हम +1 ऐड करते हैं तो यह डी होगा और डी का वैल्यू 4 है। इसी तरह से अगर ई में हम 1 ऐड कर देते हैं तो एफ है और एफ का वैल्यू 6 है। यानी कि दोस्तों जो 30 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा I9 F6 O5 D4 F6। इसका कोडिंग कैसे किया गया है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। सबसे पहले 1 सभी में ऐड कर देना है, पहले और दूसरे में यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को लिख दिया और चौथे और पाँचवें में अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को लिख दिया। लेकिन जो मिडिल में है उसमें क्या किया मैंने, उसका जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है एन और ओ दोनों को माइनस करके मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा। तो देखो पहले वाले बॉक्स में कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है ना, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो बाहर वाला बॉक्स था वो इसके ऊपर पूरी तरह से कवर कर लेता है। तो इसी तरह से अगर हम तीसरे वाले फिगर को देखेंगे तो तीसरा वाला फिगर भी इस तरह से रिंग बना हुआ है, तो जो बाहर वाला फिगर है वो पूरे को कवर कर लेगा ना, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। सबसे पहले आप लोग डायरेक्शन को समझो, डायरेक्शन होता कैसे है। ऊपर में नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो सुंदर जो है वो पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चला है, यानी कि मान लो वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में गया और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वो दाहिने ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि जब राइट साइड में मुड़ेगा और 3 किलोमीटर इधर चलेगा। इसके बाद क्या होता है कि वो फिर से दाहिने ओर मुड़ जाता है, यानी कि वापस से वो राइट टर्न लेगा इस ओर और अब चलना प्रारंभ कर दिया। तो बताना है कि वह किस डायरेक्शन में है। तो देखो अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है यानी कि वो वेस्ट साइड में जा रहा है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, वेस्ट साइड में। सुंदर जो है फाइनली वेस्ट साइड में की ओर आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। 33 क्वेश्चन है, 6:45 पर घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोनों में से सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। घड़ी में 6:45 हो रहे हैं, या 12 बज रहा है, या 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो जो मिनट वाला सुई है वो बिल्कुल 9 पर होगा और जो हमारा आवर वाला सुई है वो 6:30 से थोड़ा सा ऊपर में होगा। इन्हीं दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों जब भी आवर और मिनट दिया हुआ है और हमसे कोण पूछा जाए तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, 60 × आवर्स माइनस 11 × मिनट और डिवाइड कर देना है आपको 2 से। तो यहाँ पर 60 × आवर क्या होगा, आवर यहाँ पर 6 है ना, दैट मीन्स 6 हम कर देंगे और माइनस 11 × 45 जो हमारा मिनट दिया गया है वो 45 मिनट है और इसे फाइनली 2 से डिवाइड कर देना है। तो 60 और 6 दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 360 और माइनस में 11 और 45 को गुना करोगे तो 495 और डिवाइड कर देना है 2 से। तो यह फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस होकर 135/2 दैट मीन्स 67.5 डिग्री। यहाँ पर माइनस का वैल्यू आपको नहीं रखना है कि अगर माइनस में आ रहा है तो उसे आप प्लस में कर देना। क्वेश्चन को आपने समझ लिया। देखो क्या करना है, जो आवर हैंड है उसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो और मिनट हैंड को 11 से और दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। जो कोण निकल कर आएगा वही उन दोनों आवर्स और मिनट्स हैंड के बीच का कोण होगा। इसके बाद चलो 34 नंबर क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है,
विषम की पहचान करें। 4 फिगर दिए गए हैं, चारों में से अलग कौन है आपको बताना है। तो देखो, अगर फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और फोर्थ फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1/4 जो है फिगर का, कोई भी फिगर का जो 1/4 भाग है वो कलर किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो 1/4 भाग कलर है, यहाँ पर भी 1/4 भाग कलर है और इसमें भी 1/4 भाग कलर है। लेकिन सी वाले फिगर में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। एक सीरीज यहाँ पर दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो अगला पद है वो क्या होगा। तो सीरीज क्या है, 3, 2, 9, 8, 15 और 14। देखो इस चीज़ को ध्यान से, अगर आप 3 में 6 ऐड करते हो तो 9 मिलेगा और 9 में अगर 6 ऐड करते हो तो 15 मिलेगा। इसी प्रकार से 2 में 6 ऐड करने पर 8 और 8 में 6 ऐड करने पर 14 मिलता है। तो अब जो अगला सीरीज आएगा यहाँ पर वो क्या होगा, 15 में 6 ऐड करना होगा ना, और 15 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो यह हो जाएगा 21। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, इस पैटर्न में अगली आकृति कौन सी होगी। तो देखो इसे मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह का अंदर फिगर बना हुआ है। यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं, इनमें से पहले वाले बॉक्स में फिगर ऐसा है, दूसरे वाले बॉक्स में डब्ल्यू बना हुआ है, तीसरे वाले बॉक्स में स्टार है और चौथे वाले बॉक्स में प्लस माइनस है। तो क्या हो रहा है कि जो अगला फिगर बन रहा है ना, इसके बाद इस तरह से मैं ड्रॉ करते चलता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें ए वाला फिगर यहाँ आ जाता है, डब्ल्यू नीचे आ जा रहा है, स्टार यहाँ पर आ जा रहा है और यहाँ पर प्लस माइनस आ जा रहा है। फिर जो तीसरा फिगर है उसमें क्या हो रहा है, तीसरे वाले फिगर में जो आपका एरो टाइप का निशान है वो नीचे आ गया है, डब्ल्यू इस वाले बॉक्स में आ गया है, स्टार यहाँ आ गया है और प्लस माइनस यहाँ आ गया है। तो अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा चौथा फिगर, उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो आपका एरो टाइप का निशान यहाँ पर एक दिया गया है, इस एरो वाले निशान को कहाँ होना चाहिए, इसे होना चाहिए इस डायरेक्शन में, डब्ल्यू आपका ऊपर होना चाहिए, स्टार आपके इस बॉक्स में होना चाहिए और प्लस माइनस यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एक एक बॉक्स आगे हर फिगर में बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 38 नंबर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन हैं। यह पुस्तक लिखी गई है दोस्तों किन्स के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रगुप्त, एक मिनट, 41 क्वेश्चन में क्या है देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है। तो दोस्तों यह पद्धति लागू की गई है स्विट्जरलैंड में। 42 क्वेश्चन है, भारत में तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी शासन में आई। तो जब तुगलक डायनेस्टी खत्म हुई तो इसके बाद सैयद वंश का राज था दिल्ली पर, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ में स्थित है। तो दोस्तों IMF का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 44 क्वेश्चन है, जो SI पद्धति होती है, आपने सुना होगा SI यूनिट, तो इसमें मूल भौतिक राशियों की संख्या क्या होती है। यानी कि जो मूल भौतिक राशि होते हैं ना, इनकी टोटल संख्या 7 होती है, इन्हीं से मिलाकर और अलग अलग राशियां बनाई जाती है, यानी कि अलग अलग क्वांटिटी बनाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। 45 क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, 4 शब्द समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो उस विषम युग का चयन करें। देखो चारों मैं यहाँ पर टर्म लिख देता हूँ, DVR, GMF,
OVG और HFE। अब याद है पिछले बार जब मैं रीजनिंग का क्लास करवा रहा था तो आप सभी को बोला था कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आपको याद होना चाहिए, आपका एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। देखो बिल्कुल उसी पर पैटर्न यहाँ पर क्वेश्चन आया है। D का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 4 होता है, R का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 18 है और V का 22 है, G का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 7 है, M का 13 है और F का 6 है। इसी तरह H का 8 है, F का यहाँ पर 13 है और E का क्या है, E का 5 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर F का 6 है, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। O का क्या है, O का 15, G का 7 और V का 22 है। तो अब देखो अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें बीच वाला टर्म मिल रहा है ना, 4 + 18 22। इसी तरह से इसमें अगर हम 7 + 6 कर देते हैं तो बीच वाला टर्म 13 मिलता है और 15 + 7 कर देते हैं हम यहाँ पर तो हमें बीच वाला टर्म 22 मिल रहा है। लेकिन 8 + 5 करेंगे तो यह क्या होगा, 13। तो बीच में 13 आना चाहिए ना, यानी कि M आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर F लिखा है जिसका वैल्यू 6 है, इसलिए जो C ऑप्शन है वो बाकी तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। जिस प्रकार अंगूर संबंधित है फल से, उसी प्रकार काली मिर्च किससे संबंधित है? तो अंगूर एक प्रकार का फल है, उसी प्रकार से काली जो मिर्च है वो एक प्रकार का मसाला है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 47 क्वेश्चन देखिए। 47 क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए जीके का एक इम्पॉर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वीडियो देखने के बाद वहां से परचेज कर लेना। अगर आप एक बार इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो जीके में आपको कहीं से भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जी बुक खास करके 2019 और 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उसी के पैटर्न पर बनाए गए हैं, तो एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। आप सभी लोग एग्जाम से पहले एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आप आराम से वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो 47 क्वेश्चन में देखिए क्या है, 11, 28, 327, 5, 1, 2, 5। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले हम इसे बाहर लिख लेते हैं। 11 है, 28 है, 327 है, x है और 5125 है, और बीच में क्या है, बीच में एक 3 दिया गया है। तो देखो इस 3 का मतलब क्या निकलता है, अगर आप 11 का यूनिट प्लेस देखते हो तो 1 है ना, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब हमेशा से 1 ही होगा। इसके बाद अगर 28 का यूनिट प्लेस देखते हो तो 8 है, 8 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है 2। उसी तरह से अगर 327 का देखते हो तो 3 का क्यूब आता है ना, 3 3 9 3 27। और नेक्स्ट क्या है, 25 है, 25 किसका क्यूब है यहाँ पर, 125 लेकर चलो यहाँ पर, तब ना 5 का क्यूब आएगा, 5 × 5 25 और 25 × 5 125। तो बीच में जो टर्म आएगा वो किसका क्यूब होगा, यह 4 का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि पहले वाले में 1 का क्यूब है, दूसरे वाले में 2 का है, तीसरे में 3 का है, तो चौथे वाले में 4 का होगा। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 × 4 64, और 64 इंटू अगर हम 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा 64, और इधर 4 464, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर है, 47 का सी ऑप्शन है जो वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 48। 48 क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। यहाँ पर 3 आकृति दी गई है, आपको बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान देना, इस तरह के जो लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए ना, इनकी संख्या टोटल 5 है और बीच में एक लाइन ड्रॉ किया गया है पहले वाले फिगर में। इसके बाद क्या हो रहा है दूसरे वाले फिगर में कि जो इस तरह की लाइन्स हैं इसकी संख्या 5 से घटा के 4 कर दी गई है, और इस तरह के लाइन्स यहाँ पर 2 कर दिए गए हैं। यह पहला फिगर है या दूसरा फिगर है। और जो तीसरा फिगर यहाँ पर दिया गया है ना, तीसरे वाले फिगर में क्या है, तीसरे वाले फिगर में यहाँ पर देखो, वैसे तो होना चाहिए यहाँ पर टोटल 3 फिगर, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 4 फिगर दे दिया गया जो कि गलत है, तो इसे आप सुधार देना। यहाँ पर 3 फिगर होगा और इधर से भी यहाँ पर 3 लाइन्स होंगे जो यहाँ पर दिए भी गए हैं। तो अब जो हमारा अगला फिगर आएगा चौथा, उसमें क्या होगा, तिरछी लाइन 2 होंगी इस तरह से, और इधर वाला जो लाइन होगा वो 4 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। केवल एक लाइन जो यहाँ पर दिया गया है ना एक्स्ट्रा, इसे आप हटा दो, क्योंकि यह क्वेश्चन गलत है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन भी गलत दे दिया गया है। इस एक लाइन को हटा देना, तब आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 और 50 नंबर।
49 और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यह कहता है कि एक समस्या आकृति दी गई है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन आएगा। जैसे कि सांप और सीढ़ी संबंधित है पासे से, तो पतंग किससे संबंधित है? तो देखो, सांप, सीढ़ी और पासा तीनों एक ही खेल से संबंधित हैं, लूडो से। उसी प्रकार से जो पतंग है वो किससे संबंधित होगा? यह संबंधित होगा मांझे से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 50 क्वेश्चन में देखिए क्या है। सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया गया है। अब क्या किया गया है, इस ट्रायंगल को ही पलट के वैसे वापस से लिख दिया गया है। तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन फिगर है कुछ इस प्रकार का, एक गोली का साइन बना हुआ है। इसका जब हम फिगर निकालेंगे आंसर वाला, तो वो गोली इस तरह से पलट जाएगा इस ओर, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज का मॉक टेस्ट इसी के साथ समाप्त हुआ। तो आप कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जाते जाते जीके का ई बुक डाउनलोड करना ना भूलिए।